ग्रुप सी के एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि छखाता का वर्तमान नाम क्या है। तो ये छखाता का वर्तमान नाम नैनीताल है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तराखंड का चंदवंश पढ़ रहे हैं। चंदवंश के हमने प्रारंभ के जो दो राजा थे, सोमचंद जो कि चंदवंश के संस्थापक थे, और उनका पुत्र आत्मचंद, वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे चंदवंश के शासकों की बात करें तो इसमें टोटल 61 राजा हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 61 राजा पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो केवल इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, मतलब जिन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है या उनके कार्यकाल में कोई इंपॉर्टेंट घटना घटी है, वही शासक हम पढ़ेंगे। तो वैसे दोस्तों, अगर आपको वो 61 राजा देखने हैं तो उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा इसके बाद एक और इमेज आपको शेयर की जाएगी जिसमें कि जो चंद वंश है उसका पूरा का पूरा फैमिली चार्ट दिखाया जाएगा आपको। तो दोस्तों, अगर इन शासकों की लिस्ट जो आपको दिखाई जा रही है इनकी बात करूं तो ये उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो कि डॉक्टर यशवंत कटोच की है, उस बुक से ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर अब अगला चंदवंश का चौथा राजा आता है जिसका नाम था इंद्रचंद। इंद्रचंद का टाइम पीरियड 758 ईस्वी से 778 ईस्वी तक था। अगर मैं इंद्रचंद की बात करूं तो दोस्तों, इस इंद्रचंद को घमंडी शासक भी कहा करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो मुख्य कार्य है, तो इस इंद्रचंद के द्वारा ही पहली बार कुमाऊं, या फिर अगर मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो वो भी कहना सही होगा, पहली बार कुमाऊं को रेशम से अवगत करवाया गया था। इसी के द्वारा कुमाऊं में रेशम के कारखाने स्थापित किए गए थे। दोस्तों, अगर हम रेशम की कहानी देखें तो जो रेशम था वो एक्चुअल में चीन से रेशम का उद्भव हुआ था। चीन के द्वारा ही रेशम के कीड़े पाले गए थे और उनसे रेशम निकाला गया था। तो काफ़ी लंबे समय तक इस चीन देश ने इस रेशम का जो उत्पादन था, इसका जो कीड़ा था, उसको एक रहस्य बनाए रखा। उससे वहाँ चीन से बाहर नहीं जाने दिया। भले उसके वस्त्रों का निर्यात कर रहे थे, पर लोगों को नहीं पता था कि वो वस्त्र बनाए कैसे जा रहे हैं। उसके बाद चीन से ये फैला नेपाल में। नेपाल के एक राजा थे जिनका स्वयंवर हुआ चीन की किसी पुत्री के साथ, या वहाँ की कोई शासिका रही होगी, उसके साथ वहाँ उनके संबंध स्थापित हुए, जिसके बाद वो रेशम का कीट चीन से नेपाल में आया, और उसके बाद नेपाल की उस शासिका से ये इंद्रचंद उन रेशम के कीड़ों को कुमाऊं में ले आया। अब क्योंकि ये लोग रेशम निकालना नहीं जानते थे, तो इन्होंने क्या किया, जो मैदानी क्षेत्र से या अन्य क्षेत्रों से कुछ रेशम श्रमिक बुलाए, जिनको कि पटवा कहा गया। इन श्रमिकों को पटवा कहा गया। अब क्या हुआ कि जब कहा गया कि ये लोग चीन से या नेपाल से रेशम यहाँ कुमाऊं में लाए, तो इन रेशम कीटों से रेशम नहीं निकले, मतलब अच्छी खेती नहीं हुई उनकी, अच्छा वो रेशम उत्पादन नहीं कर पाए। तो इसके बाद वहाँ पर एक प्रथा फैली, या जिसे हम कह सकते हैं कोई एक अपभ्रांति फैली, कि जितना ज़्यादा साम्राज्य में झूठ बोला जाएगा उतना ज़्यादा रेशम का जो कीड़ा होगा वो अच्छा रेशम देगा। इससे लोग कुमाऊं में झूठ बोलने लगे, और इस झूठ बोलने की प्रथा को पट रंग वाली प्रथा कहा गया। ठीक है, जो कि मतलब पूछा जा सकता है कि पट रंग वाली प्रथा का संबंध किस राजा से है, तो आंसर आएगा इंद्रचंद से। या पूछा जाएगा किससे है, तो रेशम कीट से या रेशम पालन से है। तो दोस्तों, जो चौथा शासक इंद्रचंद था, उसके बाद और शासक आए हैं। वो कोई इतना इंपॉर्टेंट घटना घटी नहीं है तो वो हम स्किप कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम 8वां शासक पढ़ेंगे, वीणाचंद। तो अगर हम वीणाचंद की बात करें तो वीणाचंद एक भोगविलासी राजा था। भोगविलासी राजा था जिसका मतलब कि जनता से या फिर प्रशासन को लेकर के कोई रुचि नहीं थी, ये अपने भोगविलास में लिप्त रहता था। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि कोई व्यक्ति या कोई शासक अगर भोगविलास में लिप्त रहता है तो उसके साम्राज्य का जरूर पतन होता है। चाहे हम मुगल साम्राज्य में देखें, मोहब्बसा, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, ऐसे अन्य शासक भी हैं जो भोगविलास में लिप्त रहे तो वो एक अयोग्य शासक साबित हुए। वैसे ये वीणाचंद के टाइम पीरियड में हुआ। वीणाचंद क्योंकि अपने भोगविलास में लिप्त रहता था, जिसके कारण बाहरी सत्ता को एक मौका मिल गया कि वो चंद साम्राज्य को अपने अधीन कर पाए, और इसका फायदा उठाया खस शासकों ने। खसों ने वीणाचंद पर आक्रमण किया और उस युद्ध में वीणाचंद हार जाता है और खस जो शासक हैं वो जीत जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा खस शासक था जो इस वीणाचंद पर आक्रमण करता है, तो उसका नाम था बीजड़। इस बीजड़ और वीणाचंद के बीच में युद्ध होता है और वीणाचंद वहां से हार जाता है। तो इस बीजड़ से
खस सत्ता स्थापित हो जाती है और अगले 200 वर्षों तक कुमाऊं में खस लोग शासन करते हैं। इन 200 वर्षों में खसों के 15 शासकों ने शासन किया। ठीक है, तो जब 200 वर्षों तक उनकी सत्ता स्थापित हो गई, अब उनके अगर हम प्रशासन को चलाने का जो तरीका था वो बहुत ही अत्याचारपूर्ण था। तो जिस तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि गोरखाओं का जो शासन था गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत ही अत्याचारपूर्ण था, जिसे गोरख्याली कहा जाता है, वैसे ही इन खसों का कुमाऊं में शासन बहुत ही बेकार था। वो जनता पर अनावश्यक रूप से कर लगाते थे, उन्हें परेशान किया जाता था, तो जनता उनसे बड़ी परेशान हुई। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो कुमाऊं की जनता थी, अब क्योंकि ये वीणाचंद तो भाग चुका था और वीणाचंद जब भाग गया तो इसके जो उच्च सैनिक थे वो भी कुमाऊं से भाग गए, वो भी क्योंकि उनके पास पैसा था तो वो अन्य जगह जाकर कहीं पर शिफ्ट हो गए, वहां रहने लगे। तो जो कुमाऊं की जनता इन खसों के प्रशासन से परेशान हो गई थी, उसके बाद वो नेपाल जाते हैं और उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चंद वंश का वारिस होगा जो दोबारा से चंद सत्ता स्थापित कर सके। इसके लिए वो नेपाल जाते हैं और नेपाल से एक चंदों का जो पुत्र कह सकते हैं या जो उसके आगे की जनरेशन है उनमें से ही था वो, उसको वहां से ढूंढ करके लाते हैं जिसका नाम होता है वीरचंद। और इस वीरचंद को वो खसों से युद्ध करने के लिए कहते हैं और जिसमें कहा जाता है कि वो जो कुमाऊं की आम जनता थी वो भी वीरचंद की सहायता करती है। और जब ये वीरचंद आता है उस टाइम पर खसों का जो राजा था वो था सोपाल। इस वीरचंद और सोपाल के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में वीरचंद विजयी हो जाता है। इस तरह से दोबारा से कुमाऊं में चंदों की सत्ता स्थापित होती है और खसों की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों लगभग 200 वर्षों तक ये कुमाऊं में अधिकार करते हैं। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई वीणाचंद जो था वो 8वें क्रम का शासक था, मतलब कि वीरचंद 9वें क्रम का शासक होगा। तो दोस्तों हमने 8वां शासक पढ़ा था वीणाचंद। वीणाचंद के बाद कुमाऊं में खसों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद जो खसों के साथ युद्ध करता है वो है वीरचंद जो कि 9वां शासक था। तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके टाइम पीरियड में यही इंपॉर्टेंट घटना घटी कि ये ऐसा शासक था जो खसों को हरा के दोबारा से चंद सत्ता कुमाऊं में स्थापित कर देता है। अब 9वें के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे 25वां शासक जो कि है त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1296 से 1303 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। अब जब ये त्रिलोकचंद राजगद्दी पर बैठता है तो ये साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है, मतलब कि जो कुमाऊं का चंद वंश था वो पहले चंपावत तक ही था, तो ये उसे चंपावत से एरिया को बढ़ाता है, तो उसे साम्राज्य विस्तार की नीति कहा जाता है। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत इनके यहाँ एक रियासत थी छखाता। ये छखाता पर आक्रमण करता है और उसे चंद साम्राज्य में मिला देता है। दोस्तों ग्रुप सी के एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि छखाता का वर्तमान नाम क्या है, तो ये छखाता का वर्तमान नाम नैनीताल है। कहा गया कि उस टाइम पीरियड में यहाँ पर लगभग 6 जिले थी, इसलिए इसका नाम छखाता रखा गया और इसे वर्तमान में हम नैनीताल के रूप में जानते हैं। तो मतलब कि त्रिलोकचंद ने अब नैनीताल को भी चंद वंश में मिला लिया था। अब वो इनका एरिया बढ़ने लगा, पहले चंपावत तक था, अब नैनीताल तक उनका एरिया बढ़ चुका था। उसके अलावा कहा गया कि नैनीताल के पास एक ताल है जिसका नाम है भीमताल। इस त्रिलोकचंद के द्वारा भीमताल में एक किला भी बनवाया गया था। दोस्तों इससे पहले जो हमने त्रिलोकचंद शासक पढ़ा तो उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था उसके बारे में कि त्रिलोकचंद ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए जो छखाता मतलब कि वर्तमान नैनीताल था उसे भी चंद साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद बात करते हैं, अगला शासक आता है 29वां शासक, वो है ज्ञानचंद, जिसका टाइम पीरियड 1374 से 1419 ईस्वी तक था। अब देखो दोस्तों जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उसमें हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण या फिर शक्तिशाली शासक ये ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद की बात करें, जब ये राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी पर बैठते ही ये दिल्ली गया। दिल्ली सल्तनत में उस टाइम तुगलक वंश चल रहा था और तुगलक वंश में भी उस टाइम फिरोज शाह शासक था। तो ये फिरोज शाह से मिलने दिल्ली गया। फिरोज शाह के लिए कुछ बेशकीमती चीज़ें ले गया जो कि हमारे यहाँ उस टाइम पर कुमाऊं में होती होंगी, जैसे कि कस्तूरी हो गया, कुछ सोने चांदी के आभूषण हो गए, उसके अलावा खुकरी हो गई, चमड़ी गाय, ये सारी चीज़ें उस टाइम ये फिरोज शाह तुगलक के लिए ले गया। तो कहा गया कि जब ये ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक से मिलने उसके दरबार में गया तो उस टाइम पर फिरोज शाह तुगलक अपने दरबार में नहीं था, वो कहीं शिकार पर गया था। तो ज्ञानचंद ने उसका वहाँ पर इंतजार ना करते हुए उसके पीछे पीछे जंगल में वो चला गया जहाँ पर वो शिकार कर रहा था। तो उस टाइम पीरियड की जो फिरोज शाह तुगलक था गरुड़ का शिकार कर रहा था। तो ये सब कुछ जब ज्ञानचंद ने देखा तो ज्ञानचंद ने उस उड़ते हुए गरुड़ को अपने तीर से मार दिया, तो वो मर गया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो इतना शक्तिशाली या युद्ध कला में इतना निपुण है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे जो
तराई का निचला एरिया था कुमाऊं का, मतलब कि वर्तमान का हम कह सकते हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर का कुछ हिस्सा, वो वाला हिस्सा उसे प्रदान किया। और उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने इस ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि भी दी। इसी व्यक्ति को गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। अब इसे गरुड़ की उपाधि दी, अगर हम इसे हिंदू धर्म से देखें तो जो गरुड़ था वो भगवान विष्णु का वाहन था। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ये ज्ञानचंद था ये विष्णु का उपासक था, ठीक है। जबकि अगर हम देखें इससे पहले हमने सोमचंद से जब स्टार्टिंग किया था तो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद होता है, ये अपना राज की चिन्ह गरुड़ को बनाता है और विष्णु का उपासक बन जाता है। एक ये इसके काल की इंपॉर्टेंट घटना है। उसके अलावा इसका अगर हम देखें तो इसके काल में एक बहुत ही शक्तिशाली सेनापति हुआ है जिसका नाम था नीलू कठायत। दोस्तों अगर आपने पंवार वंश पढ़ा हो या गढ़वाल वंश पढ़ा हो तो गढ़वाल में एक बहुत ही शक्तिशाली सेनापति हैं जिनका नाम है माधो सिंह भंडारी। वैसे भी अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। जो मलेथा की गूल है उनका संबंध माधो सिंह भंडारी से ही जोड़ा जाता है। तो जिस तरह से जो माधो सिंह भंडारी थे वो एक सैन्य कला में निपुण थे, एक राजभक्त भी माने गए और एक सेनापति भी हुए हैं, उसी तरह से कुमाऊं में नीलू कठायत को वीर माधो सिंह भंडारी के समकक्ष रखा जाता है। मतलब कि नीलू कठायत को कुमाऊं का माधो सिंह भंडारी कहा जाता है। तो ये नीलू कठायत ज्ञानचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। तो दोस्तों इनके पीछे एक कहानी भी है। कुछ ऐसा हुआ कि जो नीलू कठायत था या फिर एक कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो तराई वाला एरिया है वो ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने दिया, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार कि जो ये नीलू कठायत था इसने तराई क्षेत्र पर रहने वाले लोगों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, वो अपने अधीन कर लिया। तो दो थ्योरीज हैं इसमें। तो जब क्या हुआ कि जो ज्ञानचंद था इसके टाइम पीरियड में एक और सेनापति था इसका, जिसका नाम था श्री जस्सा कमलेखी, ये इसका सेनापति था। अब क्योंकि जो ज्ञानचंद था वो नीलू कठायत को ज़्यादा तवज्जो देता था, शासन में जो भी चीज़ें की जाती थी उससे पूछताछ की जाती थी, तो जो ये श्री जस्सा कमलेखी था वो उससे जलने लगा। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा षड्यंत्र रचा जाए कि इस नीलू कठायत को राजा से दूर कर दिया जाए। तो ये राजा के पास गया, उसने राजा से कहा कि जो आपने जो तराई वाला क्षेत्र जीता है क्यों ना इस नीलू कठायत को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए, ये वहाँ का प्रशासन देखे। तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था वो कमलेखी की इस बात को लेकर के स्वीकार हो जाता, मतलब इस बात को स्वीकार लेता है कि हाँ इसको वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों अगर उस दौरान जब ये घटना घट रही थी उस टाइम की बात हम करें तो नीचे जो तराई वाला एरिया है नैनीताल उधम सिंह नगर का, वहाँ पर महामारियाँ बहुत फैलती थी। वो इतना विकसित एरिया नहीं था तो कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहता था। बट क्या करें कि अगर ज्ञानचंद ने उसे नीलू कठायत को आदेश दे दिया कि उसे वहाँ पर जाना है तो एक वो राजभक्त था इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर प्रशासन करने लगता है। उसके बाद जो एक कमलेखी था ये गरुड़ ज्ञानचंद का मुख्य सेनापति बन गया, क्योंकि जो नीलू कठायत था वो दक्षिण में चला गया था। तो कमलेखी ने क्या किया, कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा कि ज्ञानचंद के द्वारा इस नीलू कठायत के दो पुत्र हुआ करते थे। ऐसा षड्यंत्र रचा कमलेखी ने कि ज्ञानचंद ने आदेश जारी किया कि इस नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंख फोड़वा दी जाए या आंखें निकलवा दी जाए। और ऐसा ही होता है, वो आदेश दे देता है और उसकी दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी जाती हैं। जब इस बात का पता नीलू कठायत को चलता है तो दक्षिण कुमाऊं से ऊपर जहाँ पर इनकी राजधानी थी चंपावत, वहाँ पर आता है और सबसे पहले वो इस कमलेखी को ढूंढता है। तो वो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं उसका जो राजा था वो भी कहीं जाकर के कंदराओं में या गुफाओं में छुप जाता है। तो जब उसे कमलेखी मिलता है तो वो कमलेखी की हत्या कर देता है, उसे मार देता है। लेकिन वो क्योंकि एक बहुत अच्छा राजभक्त था इसलिए वो अपने शासक या राजा को नहीं मारता है। लेकिन इस बात से जब उसने कमलेखी की हत्या कर दी, इस बात से ज्ञानचंद बड़ा नाराज हुआ कि उसके एक सेनापति ने दूसरे सेनापति की हत्या कर दी और उसके डर के मारे वो कहीं गुफाओं में छुप गया। तो जैसे तैसे वो षड्यंत्र रचता है और जो उसके सैनिक होते हैं उन्हें आदेश देता है कि इस नीलू कठायत जो उसका सेनापति है उसकी हत्या करवा दी जाए। तो ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की भी बाद में हत्या करवा दी जाती है। तो मतलब ये ज्ञानचंद के काल में एक कलंकपूर्ण घटना मानी जाती है कि इतना जो देश राजभक्त था, इतना योग्य सेनापति था, उसकी हत्या ज्ञानचंद द्वारा करवा दी गई। तो दोस्तों जब ये ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठायत के पुत्रों की आंखें फुड़वा दी गई थी तो उस कुकृत्य में कहा जाता है कि उद्यानचंद ने भी इस ज्ञानचंद का साथ दिया था। तो जब उद्यानचंद को रियलाइज़ होता है कि उसने इतने बड़े राजभक्त के पुत्रों की आंखें निकलवा दी तो वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है। तो प्रायश्चित करने के लिए इसका जो समस्त कार्यकाल है वो भक्ति में ही गुजर जाता है। एक तो ये क्या करता है, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाता है। उसके अलावा ये एक मुख्य मंदिर जो बनाता है वो है बालेश्वर का मंदिर।
और ये बनाया गया था चंपावत में। उसके अलावा जो ये एक और काम करता है, ये क्या करता है कि समस्त जनता का 1 वर्ष के लिए कर माफ़ कर देता है, ताकि वो अपने जो उसने कार्य किए हैं उसका प्रायश्चित कर सके। तो ये इस तरह से जो इसका कार्यकाल है उसमें धार्मिक चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी राजा पढ़े उनमें एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो है कि ये कोई भी राजा अपने आप में स्वतंत्र नहीं था। इनमें एक चीज़ कॉमन है, क्या कि ये मांडलिक राजा थे। मैं पहले बता चुका हूँ ये सारे मांडलिक राजा थे, मतलब कि ये जो डोटी का शासक रहा होगा उसको नियमित रूप से टैक्स दिया करते थे। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन शासक आता है जो इनको डोटियों की अधिकारिता से मुक्त करवाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम 31 के बाद 35वां शासक पढ़ेंगे, भारती चंद। तो भारती चंद जब राजा बनता है तो ये पूरे के पूरे कुमाऊं का जो इतिहास है उसको पलट करके रख लेता है। ये क्या करता है, सबसे पहले शासक बनते ही ये सोचता है कि मुझे जो चंद वंश है, चंद वंश को डोटियों की अधिकारिता से मुक्त करवाना है। अब ये क्या करता है, एक सेना गठित करता है और सेना गठित करने के बाद काली नदी को पार करते हुए डोटी जहाँ पर था वहाँ पर अटैक करता है। तो कहा जाता है कि चंदों और डोटी शासकों के बीच में 12 वर्ष तक युद्ध चला। यह पूछा जा सकता है कि किस चंद शासक ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा, तो आंसर होगा भारती चंद। तो जब इनके बीच में युद्ध लड़ा, क्योंकि डोटी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था वहाँ का और बड़ा साम्राज्य भी था, जबकि चंद्रवंश की बात करें तो छोटे एरिया में ही था और कम सैनिक थे इनके पास। तो इन्होंने पूरे डोटी साम्राज्य को चारों तरफ से घेर करके 12 वर्षों तक वहाँ पर घेरे डाले रहा। उसके बाद उन्होंने सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से भारती चंद ऐसा पहला शासक बनता है जो डोटियों को हरा के और चंद वंश को डोटियों की अधिकारिता से मुक्त करता है। तो जब ये 12 वर्षीय युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर क्या होता है कि भारती चंद ने एक नियम निकाला, जिस नियम के तहत कहा गया कि जो चंद सेना में राजपूत होंगे वो डोटी की जो महिलाएं थी उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। जबकि वो अगर ऑलरेडी शादीशुदा थे, क्योंकि उनके परिवार था वो था यहाँ जो इनकी राजधानी चंपावत में, चंपावत के आसपास वो लोग रहते थे, लेकिन इसने कहा कि वो उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसको किसी भी तरह की वैधानिकता प्राप्त नहीं थी, मतलब ये सब इलीगल था, जिसे हम हिंदी में कहें तो अवैध संबंध कह सकते हैं हम। तो जब जो चंद राजपूत सेना के लोग थे और डोटी की महिलाएं थी, इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ, तो इनकी जो संतान थी उस संतान को नायक कहा गया, या फिर कई जगह नायर भी लिखा रहता है। यहीं से नायक जाति का उद्भव होता है। तो पूछा जा सकता है कि नायक जाति का उद्भव किसके काल में हुआ, तो आंसर होगा भारती चंद के काल में। अब क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो ये राजपूत लोग थे, ये सेना थी इसकी, वो वापस आ गई, किंतु वो अपने साथ ना ही उन डोटी की महिलाओं को और ना ही अपनी जो संतान थी उनको वापस लाए। अब क्या हुआ कि उन लोगों को डोटी लोगों ने भी स्वीकारने से मना कर दिया और ये अपने साथ तो लाए नहीं थे, इन्होंने भी मना कर दिया। तो उनकी जो स्थिति वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो इनका ये काफ़ी लंबे समय तक ये वाली स्थिति इनकी चलती रही। और उसके बाद 1919 में जो कुमाऊं परिषद थी उनके द्वारा एक नायक सुधार समिति बनाई गई, जिसमें क्या किया गया कि नायक जाति की जो लड़कियां थी उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, उनको समाज में अच्छा स्थान दिया गया। तो तब से लेकर के और 1919 के दौर तक वो अभाव में जी रहे थे। तो इस तरह से भारती चंद ने इनको अधिकारिता से मुक्त करवाया। उसके बाद उसने क्या किया कि अब दोबारा से साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और शोर, सिरा, ये कुछ इलाके थे जिसको चंद साम्राज्य में मिला दिया। अब मैं बात करूं शोर की, तो जो वर्तमान का पिथौरागढ़ है उसे शोर क्षेत्र कहा जाता था, या पूछा जा सकता है पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो शोर। सिरा की बात करूं तो पिथौरागढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है डीडी हाट। तो पिथौरागढ़ और डीडी हाट को इसने अब चंद साम्राज्य में मिला दिया। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम था सिरा। तो दोस्तों ये हमने भारती चंद तक वो वाला काल देखा कि जब चंद शासक डोटियों को कर दिया करते थे, मतलब उनके अधीन थे। उसके बाद भारती चंद आता है, इसके बाद वो शासक अपने आप में स्वतंत्र हो गए थे। आगे जाकर के हम देखेंगे कि इनमें से कुछ शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल भारती चंद ने चंद साम्राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।